नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और स्वागत है आपका अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, आपके फेवरेट कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड वॉच और वर्ल्ड वॉर में वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर, जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जहां पर आप अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें देखते हैं मेरे यानी शिवम दत्त मेहता के साथ। और आज आपके लिए इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे ईरान में कैसे चुना गया सुप्रीम लीडर का उत्तराधिकारी, और क्या ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई जो हैं वो कोमा में है। तो वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यदि खामेनेई कोमा में है तो फिर कौन होगा शिया मुल्क का नया सुप्रीम लीडर, नया नेता, क्योंकि एक युद्ध के मैदान में ऑलरेडी ईरान मौजूद है। एक जंग जो है, एक युद्ध जो है ईरान लड़ ही रहा है इजराइल के विरुद्ध। साथ ही आपको बताएंगे कौन है खामेनेई का बेटा मोजतबा, और फिर बात करेंगे नाइजीरिया की, जहां सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है और पीएम मोदी अब अपने नाम एक और उपलब्धि दर्ज करा चुके हैं। इसी के साथ बात करेंगे देश के दुश्मनों के नए काल की, यानी कि भारत की नई हाइपरसोनिक मिसाइल की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मुद्दों की। तो आज कौन से मुद्दे आपके लिए लेकर आए वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा कि भाई ईरान में क्या हो रहा है, खामेनेई क्या वाकई कोमा में है नहीं है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। शुरुआत करते हैं इजराइल से। ईरान के बढ़ते तनाव के बीच ईरान की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई कोमा में चले गए हैं और गंभीर रूप से बीमार भी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अचानक बेटे को अपना उत्तराधिकारी भी चुन लिया है और चुनकर पूरी दुनिया को चौंका भी दिया है। खामेनेई ने अपने बेटे मोजतबा को अपनी गद्दी सौंपी है। हालांकि अभी तक ईरान की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। माना यह जा रहा है कि अपनी मौत से पहले ही खामेनेई सुप्रीम लीडर का पद छोड़ सकते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर यह अफवाहें भी चल रही हैं कि खामेनेई कोमा में हैं या फिर उन्हें जहर दिया गया है। कुछ तो है जो हो रहा है, और कुछ का तो यह भी दावा है कि इजरायली खुफिया एजेंसी यानी मोसाद ने उन्हें एक ऑपरेशन के तहत जहर दे दिया है। इजराइल ने अपना काम कर दिया है। ये भी अफवाहें हैं कि बेटे मोजतबा ने ही सुप्रीम लीडर की गद्दी जबरन हथिया ली है। हालांकि इन बातों में कोई आधिकारिक सच्चाई नहीं पता चल पाई है, क्योंकि किसी भी आधिकारिक एजेंसी ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है। जानते हैं इन अफवाहों का बाजार क्यों गर्म हो गया है और ईरान में सुप्रीम लीडर का चुनाव कैसे होता है। चलिए तस्वीरें भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं। दरअसल पहले भी खामेनेई के उत्तराधिकारी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म रह चुका है। आप देखेंगे मोजतबा की संभावित उम्मीदवारी पर संदेह देखने को मिल रहा है। मोजतबा मध्यम स्तर के मौलवी हैं और शियाओं के पवित्र शहर कोम में एक मदरसा में धार्मिक शिक्षा देते हैं। वहीं इराक ईरान युद्ध में भी वे सेवा दे चुके हैं। पहले ऐसी खबरें थी कि खामेनेई ने अपने बेटे की उम्मीदवारी का विरोध करने का संकेत दिया है, क्योंकि वो देश में वंशानुगत सिस्टम को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। आपको मैं फिर से कहूं, मैं चाहूंगा हम वापस कैम 2 पे आएं, तो क्लोज फ्रेम बनाते हैं, आपको फिर से दिखाते हैं। सुप्रीम लीडर की रेस में सबसे आगे रहे राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि मोजतबा के लिए आप सोचिए आगे की राह जो है वो आसान हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ बात यह भी सामने आई है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने खुद अपने दूसरे बेटे मोजतबा खामेनेई को अपनी जिम्मेदारी सौंप दी है। मिली जानकारी के मुताबिक 85 साल के खामेनेई बीमार चल रहे हैं। ऐसे में अपनी मौत से पहले यानी मरने से पहले शांतिपूर्वक पावर ट्रांसफर, पावर के हस्तांतरण के लिए खामेनेई ने अपने बेटे को सारी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की एक्सपर्ट जो असेंबली ने 26 सितंबर को नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया था। खुद खामेनेई ने असेंबली के 60 सदस्यों को बुलाकर गुप्त रूप से उत्तराधिकारी का फैसला लेने को कहा था। असेंबली ने सर्वसम्मति से मोजतबा खामेनेई के नाम पर सहमति जताई थी। कुछ खबरों के मुताबिक मोजतबा खामेनेई को पिछले 2 सालों से सुप्रीम लीडर बनने की तैयारियां, उसको बनाने की तैयारियां चल रही थी। इस दौरान ईरान के लिए जरूरी फैसलों में
लगातार उनकी भागीदारी बढ़ती देखी गई है। हालांकि मुजतबा इससे पहले ईरान की सरकार में कोई भी आधिकारिक पद पर नहीं रहे हैं। मुस्तफ़ा खामिनेई आयतुल्लाह खामिनेई के पहले बेटे हैं। खामिनेई ने उन्हें वारिस क्यों नहीं बनाया गया उनके द्वारा, इस बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है। आयतुल्लाह अली खामिनेई लगभग आप सोचिए 1990 में राउल्लाह खामिनेई के निधन के बाद से ईरान के सर्वोच्च नेता के पद पर काबिज हैं। ईरान में आप सोचिए लगभग 1980 की इस्लामिक क्रांति के दौरान जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाया गया तो खामिनेई ने क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई थी। इस्लामिक क्रांति के बाद खामिनेई को 1981 में राष्ट्रपति बनाया गया था। वे 8 साल तक इस पद पर रहे। 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर खामिनेई की मौत के बाद उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया है। सुप्रीम लीडर रहते हुए इजराइल को लेकर खामिनेई का बड़ा बयान भी सामने आया था। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि अमानी ने उन्हें अपनी लेटेस्ट स्वास्थ्य स्थिति की रिपोर्ट सौंपी। वहीं बता दें कि पिछले महीने ईरान की तरफ से इजराइल में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर 180 मिसाइलें लॉन्च करने के बाद आयतुल्लाह अली खामिनेई ने 5 साल में अपना पहला उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल लंबे समय तक नहीं टिकेगा, क्योंकि उन्होंने 5 अक्टूबर को अपने बयान में इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी और लेबनानी आंदोलनों का समर्थन किया था। तेहरान की एक मस्जिद में हजारों समर्थकों को संबोधित करते हुए खामिनेई ने इजराइल पर अपने मिसाइल हमलों को सार्वजनिक सेवा के रूप में उचित ठहराया। भाई ये कौन सी सेवा कर रहे हो आप? बोलते समय बंदूक थामे हुए ईरान के नेता ने घोषणा की कि इजराइल हमास या हिजबुल्लाह के खिलाफ जीत नहीं पाएगा। अब आपको बड़ी स्क्रीन पर लेके चलेंगे कुछ ही पलों में। ये चलिए बड़ी स्क्रीन पर चलते हैं। मैं चाहता हूं बड़ी स्क्रीन पर, और आपको लेके चलेंगे स्क्रीन पर और आपको बताएंगे कि भाई कौन है मोजतबा, कौन है नया उत्तराधिकारी। चलिए फोटो आप देख पाए, और ये आप जो फोटो देख रहे हैं उसी की है। ये वो व्यक्ति है जो कि अब आयतुल्लाह अली खामिनेई के बाद असली सुप्रीम लीडर बनने वाला है। चलिए मैं इस तरफ आ जाता हूं ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सकें। आपके लिए जो ग्राफिक्स हमने बनाए हैं, अब कौन है ये मोजतबा, ये बता देता हूं मैं आपको। मोजतबा खामिनेई ईरान के सर्वोच्च नेता, यानी कि खामिनेई के ही बेटे हैं। सर्वोच्च नेता खामिनेई के बेटे के रूप में आप इनको समझिए। और क्या है इनके बारे में और खास ग्राफिक्स में, 1987 से 1988 तक, मैं चाहूंगा कि आराम से आपके लिए चलाएं इसको, तक 1988 तक ईरान इराक युद्ध में ये भाग ले चुके हैं। 1987 से 88 तक। चलिए ये इनकी भागीदारी रही है। और फिर क्या कुछ खास है? कोई बहुत यंग लीडर के रूप में मत समझिए, उनकी भी एज ज्यादा है। मोजतबा का जन्म 1969 में मशहद में हुआ था। वहां की जगह का नाम है मशहद, में उनका जन्म हुआ था। और क्या खास है? ये बहुत बड़ी शख्सियत बन सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम लीडर होना ईरान का बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद धर्मशास्त्र का अध्ययन किया था। अब धर्मशास्त्र का ही अध्ययन करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, लेकिन काम जो होते हैं वो सारे आप जानते हैं किस तरीके के होते हैं, इजराइल पर हमले के होते हैं। इसके बाद 1999 में मौलवी बनने के लिए कौम में जो है इन्होंने पढ़ाई की थी, तो मौलवी ये बने। और सुप्रीम लीडर एक मौलवी के रूप में ही वहां पर है, क्योंकि वो अपने मजहब का लीडर है। वह अपने पिता की तरह ही इस्लामिक मामलों के जानकार हैं, उन्हीं की तरह ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्हीं की तरह इस्लामिक मामलों के वो जानकार हैं, जानकारी रखते हैं। शिया लीडर हैं, शिया ग्रुप है वहाँ का, ईरान की बात अगर की जाती है। अब मध्य पूर्व एशिया के ताकतवर देश ईरान शिया बहुल है। सुप्रीम लीडर की ईरान में क्या भूमिका होती है ये आप समझिए। सुप्रीम लीडर तो सबसे पावरफुल नेता है ही ईरान का, और पूरे मिडिल ईस्ट में भी इनका सिक्का चलता है। ऐसा नहीं कि खाली उधर के लिए ही है। जहां सुप्रीम लीडर को सबसे बड़ा धर्म गुरु माना जाता है, इनका मजहब का जो लीडर है वो माना जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और क्या है? पद के अनुसार आपको बता दें कि पद के अनुसार ईरान में सुप्रीम लीडर का फैसला अंतिम होता है, कि अगर इन्होंने कह दिया कि भाई ऐसा है तो ऐसा ही होगा। इनके खिलाफ जाने की किसी की ना औकात है, ना किसी की हिम्मत है। कोई इनके खिलाफ नहीं जा सकता। वे राष्ट्रपति से भी बड़ा माना जाता है, कि भाई जो सुप्रीम लीडर है ईरान का वो राष्ट्रपति से भी बड़ा है, उससे ऊपर कोई नहीं है, सुपर पावरफुल है। इन्होंने कहा युद्ध है तो भाई साहब युद्ध करना पड़ेगा, ईरान की सेना को जंग लड़नी पड़ेगी। वह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीतियों के लिए भी जिम्मेदार होता है। ये है सुप्रीम लीडर, जिनके पास मैं खड़ा हूं, जिनकी तस्वीर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। ये उनकी ताकत की बात आप समझ में पा रहे हैं। आप और भी ग्राफिक्स के माध्यम से आपके लिए 1989 में सुप्रीम लीडर की कमान
संभाल रहे हैं, 1989 से संभाल रहे हैं। सोचिए, बस इतने लंबे समय से कमान संभाली हुई थी और इतने लंबे समय से ये चाहते थे कि भाई ये ठेकेदार बन जाएं अपने मजहब के। खामेनेई देश के सभी जरूरी मामलों का फैसला खुद ही करते आ रहे हैं, ये खुद ही कर लेता है सारे फैसले कि भाई मैं ही करूंगा क्योंकि मैं ही सुप्रीम लीडर हूं। ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि अब बात करेंगे पीएम मोदी की और नाइजीरिया में कैसे उनको सम्मानित किया गया। ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है। अफ्रीकी देश नाइजीरिया के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी को नाइजीरिया से ने अपने पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर GCON से सम्मानित किया है। इससे पहले ये सम्मान सिर्फ महारानी एलिजाबेथ को ही मिला है, तो सोचिए ये शाही सम्मान है। ऐसे में पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी नेता हैं। ब्रिटेन की महारानी को 1969 में ये पुरस्कार दिया गया था। ये किसी देश की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाने वाला 17वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, इंटरनेशनल अवार्ड है। 17th कोई एक नहीं। इससे पहले पीएम मोदी के नाइजीरिया पहुंचने पर वहां के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने अबुजा हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया था। संघीय राजधानी क्षेत्र के मंत्री न्येसोम एजेनवो वाइक ने प्रधानमंत्री मोदी को अबुजा के शहर की चाबी भेंट की, ये सम्मान किया है। और ये सम्मान पीएम मोदी का मतलब आपके हमारे प्रधानमंत्री का यानी भारत का सम्मान। इसके बाद पीएम मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर पुरस्कार GCO जिसे उसे सम्मानित किया गया। इस सम्मान के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नाइजीरिया के राष्ट्रपति टिनुबू को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में ये कहा और लिखा भी है कि भाई धन्यवाद राष्ट्रपति टिनुबू, कुछ समय पहले ही नाइजीरिया पहुंचा हूं, गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए आपका आभारी हूं। मेरी कामना है कि ये यात्रा हमारे देशों के बीच द्विपक्षीय मित्रता को और गहरा बनाए। आइए अब आपको बड़ी स्क्रीन पर लेके चलेंगे, ये तो हमने आपको दिखाई, बड़ी स्क्रीन पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कब कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। चलिए मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूं, नरेंद्र मोदी जी के पास ही खड़ा हो जाता हूं और आपको बताता हूं। पूरी दुनिया मोदी की मुरीद है, सब कोई फैन है पीएम मोदी का। कैसे, कब कब मिला सम्मान वो आप जान लीजिए। रूस 9 जुलाई 2024 को ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू सम्मान, ये सम्मान मिला है रूस से 9 जुलाई 2024 को, है ना। ये तो आपको रूस से मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या सम्मान मिला है। भूटान से 24 मार्च 2024 को ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग। तो केवल चीन ही ड्रैगन नहीं है भाई साहब, भूटान भी हमारा एक ड्रैगन है, हमारा अपना जो है खास दोस्त है, दोस्त देश है, मित्र देश है। और पीछे जा रहे हैं, आपको बता रहे हैं फ्रांस 13 जुलाई 2023 को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये सम्मान जो है फ्रांस से भी भारत को जो है वो भी सम्मान मिल गया है। इमैनुअल मैक्रों तो है ही वहाँ पर। और अब और कौन सा, मिस्र की बात करें तो जो मुस्लिम देशों की भी बात करोगे आप, मिडिल ईस्ट की भी बात करोगे, वहाँ से भी सम्मान है। जून 2023 को ऑर्डर ऑफ नाइल नदी, आपको पता है सबसे बड़ी नदी वहाँ की मानी जाती है और वो एग्रीकल्चर के लिहाज से, खेती बाड़ी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो उससे सम्मानित किया। तो वहाँ का कल्चर भी होता है सम्मान में शामिल। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। फिजी की बात करते हैं, फिजी बहुत महत्वपूर्ण मित्र है, नया कह लीजिए या पुराना कह लीजिए, लेकिन अभी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मई 2023 की बात करें, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, इससे सम्मानित किया गया पीएम मोदी को। फिर और दिखाते हैं और क्या सम्मान है। अब पापुआ न्यू गिनी, यहां पर मई 2023 में ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, इससे भी सम्मानित जो है वो किया गया। तमाम सम्मान जो है वो किए गए हैं। और फिर ये भी है, पलाऊ 2023 में एबाकल अवार्ड जो है ये भी उनको दिया गया है, इससे भी सम्मानित किया गया है। ऐसे ही कई सम्मान उनको दिए गए हैं। तो नाइजीरिया में मोदी की गूंज हुई। चलिए अब आज्ञा दीजिए, समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे लेकर आएंगे, उसी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। रात को 8 बजे देखना ना भूलिएगा जागो, युवा पत्रकार प्रदोष सुरेश चौहान के जी के साथ। मुद्दा आपके टीवी स्क्रीन पर, महाराष्ट्र के विधायक कौन चुनेगा, पब्लिक या घुसपैठी।